Hello everyone, this is Mohammad Monish and I welcome you all to the Intellectual Talks. आज हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने मुगल्स रूल को कैसे ख़त्म किया। जो काम मराठास अफगान्स नहीं कर पाए वो काम ब्रिटिशर्स ने कैसे कर दिखाया। इसका उत्तर जानने के लिए आपको 17th एंड 18th सेंचुरी में चल रहे सोशो इकोनॉमिकल एंड पावर स्ट्रगल सिचुएशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए आज हम इस लेक्चर में रेफरेंस लेंगे चाणक्य नीति का, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स जैसे साम, दाम, दंड, भेद, इस तरह के प्रिंसिपल्स को ब्रिटिशर्स ने ना जानते हुए भी अपनी स्ट्रेटजी में अपनाया। साम का मतलब होता है परसुएजन, दाम का मतलब होता है ब्राइब, दंड का मतलब होता है पनिशमेंट एंड भेद का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। आइए ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटजी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्रिटिशर्स, द मॉडर्न चाणक्य। कहानी की शुरुआत होती है 1600 AD से। कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स आपस में मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के रॉयल चार्टर में उन्हें ईस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। इन 1619 ट्रेड करने के इरादे से कैप्टन हॉकिंस एंड थॉमस रो मुग़ल एम्परर जहांगीर के पास आते हैं। वो उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं और इंग्लैंड के साथ ट्रेड करने के फ़ायदे भी बताते हैं। पहले तो जहांगीर कुछ नोबल्स एंड पोर्टुगीज़ के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी रॉयल फेवर देने से इनकार कर देते हैं, बट ब्रिटिशर्स की कंटिन्यूअस परसुएशन मुग़ल एम्पायर को ट्रेड और टैक्स कलेक्शन में होने वाले फ़ायदे के कारण आखिरकार जहांगीर रॉयल परमिशन दे देते हैं। इसको हम चाणक्य नीति की परिभाषा में साम कहते हैं। शाही फरमान। शाही फरमान यानी एम्परर्स ऑर्डर के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअल पेमेंट के बदले पूरे मुग़ल साम्राज्य में फैक्ट्रीज खोलने और ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाती है। शाही फरमान से ब्रिटिशर्स एक एक कर सूरत, मद्रास, कलकत्ता पर अपनी फैक्ट्रीज स्थापित करने लगते हैं। धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रस्ट, रूल ऑफ लॉ और बेटर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के कारण इन फैक्ट्रीज़ के अराउंड सिटीज़ फ्लरिश करने लगती हैं और दूर दूर से इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स इन सिटीज़ की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स की एम्बिशंस बढ़ने लगती हैं। पहले उनको इंटरेस्ट सिर्फ ट्रेड में था, बट अब उन्हें लगने लगा था कि पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने से उनको ट्रेड करना और आसान हो जाएगा। इसी लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के खिलाफ जंग लड़ती है, ठीक है। और लेकिन अंग्रेज़ों की सेना जो होती है वो औरंगजेब के सामने टिक नहीं पाती है और बुरी तरीके से हार जाती है। इस हार के बाद ब्रिटिशर्स को अच्छे से समझ में आ जाता है कि मुग़ल्स को हराने के लिए परसुएजन, ब्राइब एंड पनिशमेंट के साथ साथ उन्हें डिवाइड एंड रूल का यानी भेद नीति का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रिटिशर्स औरंगज़ेब के सामने माफ़ी मांगते हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और आगे ऐसी भूल ना करने की कसम भी खाते हैं। औरंगज़ेब भी इंडियन क्राफ्ट्समैन और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाकर ब्रिटिशर्स को माफ़ कर देते हैं। और ये माफ़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आगे चलकर बहुत क्रूशियल लाइफलाइन साबित होती है। 1707 AD में औरंगज़ेब को मरने के बाद सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और कई वीक मुग़ल यानी कमज़ोर मुग़ल एम्परर के गद्दी संभालने के कारण मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा ब्रिटिशर्स को होता है, ठीक है। आइए देखते हैं ब्रिटिशर्स ने इस पावर स्ट्रगल को कैसे फ़ायदा उठाया। तो वीक सक्सेसर एंड पावर स्ट्रगल। वीक सक्सेसर की प्रेजेंट में मुग़ल कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज और पावर स्ट्रगल का गढ़ बन जाता है। ऐसी नाजुक स्थिति में एम्परर फारूक सियार 1717 AD में ब्रिटिश को एक शाही फरमान इशू करते हैं। इस फरमान के अनुसार एक एनुअल पेमेंट के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे मुग़ल टेरिटरी में ड्यूटी फ्री ट्रेड्स यानी टैक्स फ्री ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाती है। पर ब्रिटिशर्स इस दस्तक सिस्टम का मिसयूज़ करने लगते हैं। ये देखकर बंगाल के नवाब ब्रिटिश को दस्तक का मिसयूज़ करने से रोक देते हैं और बंगाल में बनी फैक्ट्रीज़ को भी फोर्टिफाई करने से मना कर देते हैं।
इसी बीच पर्शिया के रूलर नादिर शाह पर्शिया को बदहाली से निकालने के लिए 1739 एडी में भारत पर आक्रमण कर देते हैं और इस समय के मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह इस रेड के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। मुग़ल कोर्ट में चल रही कॉन्स्पिरेसीज़ के कारण नादिर शाह बहुत ही आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और 70 करोड़ की धन संपत्ति, कोहिनूर डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन के साथ पर्शिया वापस लौट जाते हैं। इस लूट से मुग़ल एम्परर के प्रेस्टीज को इर्रेपरेबल लॉस होता है, जिससे मराठास और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस मिल जाते हैं। पर इन दोनों को पता था कि मुग़ल एम्परर को गन पॉइंट से हराना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मुग़ल एम्परर भले ही वीक हों बट इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी के ग्रेटेस्ट सिंबल थे। सभी को मुग़लों की नॉमिनल सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते थे, सभी मुग़ल्स की नॉमिनल सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते थे और इसी से उनके रूल को लेजिटिमेसी मिलती थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स बंगाल के रूलर्स यानी नवाब्स को हटाने की प्लानिंग करते हैं, पर ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे कि वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को डायरेक्ट चैलेंज कर सकें, इसलिए वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं। आइए देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने चाणक्य नीति भेद को कैसे यूज़ किया। द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सबसे पहले ब्रिटिशर्स बंगाल के सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल के बिगेस्ट बैंकर जगत सेठ के सपोर्ट से अपने साथ मिला लेते हैं और 1757 एडी को बैटल ऑफ प्लासी को आसानी से जीतने के बाद ब्रिटिशर्स मीर जाफ़र को पपेट नवाब बना देते हैं। उधर मराठास जोश में आकर 1759 एडी में बैठे मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड से मिलकर उन्हें प्रोटेक्शन देने की पेशकश करते हैं। फिर क्या था, मुग़ल एम्परर की सारी प्रॉब्लम जो थी अब वो मराठा की हो चुकी थी। ठीक है, तो नादिर शाह के मरने के बाद उसका जनरल शाह अब्दाली फिर से देश पर यानी दिल्ली पर हमला रेड करने वाला था। तो 1761 में अब्दाली को रोकने के लिए गई मराठा की सेना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बुरी तरीके से हार जाती है। मराठा की हार के कारण इंडियन पॉलिटी में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उधर अब्दाली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद दिल्ली पर कब्ज़ा कर सके। कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से ये तो नहीं डिसाइड हुआ था कि अगला शासक कौन बनेगा, बट ये क्लियर था कि भारत का अगला शासक कौन नहीं बनेगा। ब्रिटिशर्स इस पॉलिटिकल वैक्यूम का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की जॉइंट सेना को हरा देते हैं और जीतने के बाद हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत ब्रिटिशर्स मुग़ल एम्पायर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स हासिल कर लेते हैं। पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हार के कुछ सालों बाद ही मराठा, मैसूर और हैदराबाद ब्रिटिशर्स से जॉइंटली डिसलाउंज करने की कोशिश करते हैं, पर ब्रिटिशर्स अब चाणक्य की नीति अप्लाई करने में एक्सपर्ट हो चुके थे। आइए जानते हैं द ब्रेकिंग द मराठास मैसूर हैदराबाद अलायंस। ब्रिटिशर्स सबसे पहले मराठा सरदार को बीच हो रही इंटरनल स्ट्रगल को यूटिलाइज़ करते हुए एक के बाद एक एंग्लो मराठा वॉर्स में मराठा रीजन्स के कुछ हिस्सों को डिवाइड कर देते हैं। कुछ से दोस्ती, कुछ से दुश्मनी करते हुए ब्रिटिशर्स मराठास को सेपरेट बैटल में ओवर पावर कर देते हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद के निज़ाम को ब्राइब देकर ब्रिटिशर्स एंटी ब्रिटिश अलायंस के सेकंड पिलर को भी तोड़ने में सफल हो जाते हैं। इसके कारण मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान अकेले पड़ जाते हैं और बड़ी बहादुरी से लड़ने के बावजूद 1799 एडी में हुए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं। अब हम जानेंगे सोशो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल्स हों या मराठास, सभी 18th सेंचुरी में सेम ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ कर रहे थे। उनके मेजर रेवेन्यू सोर्स हेल्पलेस किसान ही थे, पर ब्रिटिशर्स बेटर ट्रेड, कॉमर्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और रूल ऑफ लॉ की मदद से
इंडियन पॉपुलेशन के कुछ सेक्शन की लॉयल्टी हासिल करने में सफल हो जाते हैं। लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग के ओरिएंटलिस्टिक व्यू के कारण बहुत से इंडियन एलिट्स उनके फॉलोअर बन जाते हैं। वहीं चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए पुलिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए इंग्लिश को हाई कोर्ट की लैंग्वेज बनाकर मुग़ल सिस्टम को डिस्प्लेस करने लगते हैं। इसके अलावा 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश के द्वारा किए गए एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म के कारण राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सोशल रिफॉर्मर उनके सपोर्टर बन जाते हैं। 1857 का रिवॉल्ट आते आते भारत के उच्च जाति के ज़मींदार, प्रिंसली स्टेट्स किंग्स, अनटचेबल कास्ट, इंडियन अर्बन एलिट्स ब्रिटिश रूल के हिडन बुलवर्क बन जाते हैं। इसी लेजिटिमेसी के कारण 1857 एडी में ब्रिटिशर्स एक अनसिविलाइज्ड तरीके से मुग़ल डायनेस्टी को ख़त्म कर देते हैं। लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र सेकंड को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है और मेजर विलियम हॉटसन बड़ी ही क्रूरता से अंतिम मुग़ल राजकुमारों को मौत के घाट उतार देता है। जिस जगह पर यह हुआ उसे आज भी खूनी दरवाज़ा नाम से याद किया जाता है। और फिर एक बड़ी लंबी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद 1947 में भारत फाइनली रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉलोनियल रूल से आज़ाद हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और एक लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये आप सजेस्ट कर दिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।